नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों पिछली क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास नंबर 15 हमने वैदिक कालीन धर्म व्यवस्था को पढ़ा और संस्कृति को पढ़ा। दोस्तों उससे पहले की क्लासेस में हमने आर्य कौन है, कहाँ से आए, उनकी संस्कृति क्या है, उनका समाज क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। दोस्तों हम किसी भी शासक को पढ़ें, चाहे हम आर्यों को पढ़ें, चाहे हम अशोक को पढ़ें, चाहे हम अकबर को पढ़ें या फिर हम औरंगजेब को पढ़ें, हम किसी भी शासक को पढ़ें, हम किसी भी सभ्यता को पढ़ें, तो दोस्तों ये चार चीज़ हम हमेशा पढ़ते हैं। ये चार चीज़ क्या है? ये हमारी आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था। दोस्तों ये चार चीज़ें तो लगती है। जैसे आप पूजा पाठ करते हो तो नारियल प्रसाद लगते ही लगता है, आप कथा करवाते हो तो पंडित लगता ही लगता है। ये सारी चीज़ें जैसे हमारे दैनिक जीवन में लगती हैं, ऐसे हिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट है। ये चार चीज़ें तो हम हर शासक के उसमें पढ़ेंगे, चाहे हम शिवाजी को पढ़ें, चाहे हम औरंगजेब को पढ़ें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ें, चाहे हम किसी भी पीरियड को पढ़ें, ये चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इन चार चीज़ों को पढ़ना ही तो इतिहास पढ़ना है। और जब ये चारों चीज़ें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं तो दोस्तों ये अपने आप में एक विषय बन जाती हैं। और ऐसे ही जन्म होता है अर्थशास्त्र का, समाज शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का। तो दोस्तों हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जब पढ़ा था तब हमने इनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक और धर्म व्यवस्था, इन सबको पढ़ा था। दोस्तों अब हमने जो वैदिक सभ्यता शुरू की है तो दोस्तों हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि आर्य कौन है, कहाँ से आए। हमने आर्यों की भाषा पढ़ी, हमने आर्यों के स्पोक वाले पहिए पढ़े, हमने उनकी सारी चीज़ों को पढ़ा, हमने उनकी लिपियों को पढ़ा दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों चार टॉपिक्स में से हम समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को पढ़ चुके हैं। हमारे दो टॉपिक रह गए हैं जिसमें हमारा राजनीतिक व्यवस्था और इनकी अर्थव्यवस्था बची है। बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों थोड़ा सा आप कॉर्पोरेट करें, बेहद अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा कठिन लगता है राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर कहानी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि धर्म व्यवस्था में हम कहानी आसानी से बना सकते हैं, हम समाज व्यवस्था में कहानी आसानी से बना सकते हैं, कहानी की तरह सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। धर्म व्यवस्था हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, क्योंकि धर्म व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ और वर्ण व्यवस्था पूरे भारत में हमें आज भी देखने को मिलती है, तो चीज़ें हमें याद रहती है। दोस्तों हम समाज पढ़ते हैं तो समाज भी हमें, वैदिक कालीन समाज आज भी हमें दिखाई देता है हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे आसपास, मोहल्ले में, हर जगह। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें याद रहती है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर देती है और थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि इस चीज़ को याद कैसे रखें। तो दोस्तों कहानी की तरह इसे भी समझें हम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों अब समझ में नहीं आता कि हम इसको शुरू कहाँ से करें। आप कुछ मत करिए, हर चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। आप जितनी चीज़ें आज के समय में, हमारे वर्तमान युग में, हमारे देश में जो है, उन चीज़ों की तुलना, उन चीज़ों की कंपैरिजन आप इस समय के युग से करें। आज की तुलना आप बीते हुए कल से करें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि दोस्तों हमारे पास आज क्या क्या है। हमारे पास हमारा एक देश है जिसका नाम भारत है, इंडिया है, आर्यवर्त है, हिंदुस्तान है। दोस्तों हमारे पास एक सरकार है जिसे हम भारत सरकार कहते हैं। हमारे संविधान हमें एक बहुमत दल का जो नेता होता है और जो उसकी मंत्री परिषद होती है वो हमारी सरकार होती है। तो दोस्तों हमारे पास एक सरकार है।
सरकार को चलाने के लिए हमारे पास एक संविधान है, एक लिखित संविधान है हमारे पास, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, कानून बनाने के लिए हमारे पास विधायिका है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों बस उसी चीज़ की हमें तुलना करना है कि इस समय हमारे पास एक देश है, तो क्या यहाँ पर आर्यों के पास एक देश था? क्या वो देश जैसे शब्द से, राष्ट्र जैसे शब्द से अवगत थे या नहीं थे? अब दोस्तों हमारे पास एक संविधान है लिखित, क्या इस समय संविधान था? क्या इस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी? आज हमारे पास अच्छा खासा हमारा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत है। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था थी या राजतंत्र व्यवस्था थी? कैसी व्यवस्थाएं थी? अगर इस तरह से हम इन सारी चीज़ों की तुलना इस समय से करें तो हमें आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब दोस्तों हम कहते हैं ना कई बार कि यार आज हमारे पास तो कार है, उस समय लोगों के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो कैसे जाते होंगे इतनी दूर दूर। आज हमारे पास हवाई जहाज़ है, हमारे पास प्लेन वगैरह हैं, हमारे पास ट्रेन्स हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, जल मार्ग है। तो हम ये सोचते हैं ना कि यार हमारे पास उस समय क्या होता होगा, उस समय लोग कैसे जाया करते होंगे इतनी दूर दूर। तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आज की हमारी इस क्लास में है। बस कोऑपरेट करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और कहानी की तरह सुनते रहें। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों ये है हमारी सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु नदी से ही हमारा इतिहास शुरू है। उस सिंधु के नाम पर ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा और हिंदू से ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। दोस्तों ये सिंधु नदी है। अब आप याद करें वो दिन और वो क्लास। अब उस दिन को आप याद करें जिस दिन भारत में आर्यों का आगमन हुआ, उस दिन को याद करें। और नहीं है यहाँ तो प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आकर देखें तो आपको दिन याद आ जाएगा। दोस्तों ये सिंधु नदी को पार करते हुए आर्य आगे बढ़े थे। आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था सिंधु नदी को पार करते हुए, और उन्होंने इस सिंधु नदी को स्वर्णयानी, हिरण्यानी, उरुवती इस प्रकार के नामों से संबोधित किया। दोस्तों ये आर्यों का आगमन हो रहा है और वो इस स्थान पर रह रहे हैं। उन्होंने सिंधु नदी को पार किया। पहले उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान अर्थात हमारा दक्षिणी एशिया या कहें तो उत्तर पश्चिमी भारत पर उन्होंने कब्जा किया, या उन्होंने घुसपैठ की, या उन्होंने वहाँ पर अपना मूल निवास स्थान बनाया। जो भी किया हो वो यहाँ पर रहते हैं। ये 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है, लेकिन उस समय नदियाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा हुआ करती थीं, जिनमें 7 नदियाँ हमारी महत्वपूर्ण थी। और इन 7 नदियों के होने के कारण इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। दोस्तों जैसे आज हमारे पास भारत है, उस समय इनके पास एक देश या एक राष्ट्र या एक क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि क्षेत्र की अवधारणा अभी इस समय आई नहीं है, लेकिन एक क्षेत्र हुआ करता था जिसे अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद जी ने सप्त सिंधु प्रदेश कहा, और इस सप्त सिंधु प्रदेश को ही उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। तो दोस्तों सिंधु नदी, हमारी चिनाब नदी, ये हमारी चिनाब नदी है जिसे इन्होंने अस्कनी कहा है। दोस्तों ये है हमारी झेलम या बेतस्ता नदी। दोस्तों ये है हमारी सतुर्दी या सतलज नदी। ये हमारा पंजाब वाला इलाका है। ये हमारे जिसे हम 5 नदियों का प्रदेश कहते हैं, जो आधा हमारा दुर्भाग्यवश पाकिस्तान जैसे देश के पास है। हमारी सिंधु नदी, हमारी सबसे बड़ी धरोहर जो है पाकिस्तान के पास चली गई। और दोस्तों ये है हमारी बिपाशा। इन्होंने ब्यास नदी को बिपाशा कहा है।
और दोस्तों ये है हमारी रावी नदी, जिसे इन्होंने परोशनी कहा है। इसी स्थान पर भारतीय इतिहास के पहले युद्ध का वर्णन है, जिसे हमने दसराग युद्ध कहा था। दोस्तों आप इस मैप को समझें और आप इस मैप को समझें। दोस्तों आप इस मैप में देखिए, जो हमें पंजाब वाला इलाका दिखाई दे रहा है, जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है, अर्थात सप्तसेंधव प्रदेश हम जिसे इस समय कहते हैं, इसी स्थान पर आर्यों ने अपना डेरा जमाया है। ये पशुचारण करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में इनके प्रवेश का कारण कई सारे बताए जाते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हो सकता है कि मध्य एशिया में चरने लायक भूमि की कमी पड़ गई। जानवर चरते हैं तो चरने लायक भूमि की जमीन की कमी पड़ गई, जगह की कमी पड़ गई, और ये पशुओं को चराते चराते भारत में आ गए। ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इतिहासकार कुछ भी कह सकते हैं। अब इतिहासकारों ने बोला चरते चराते, पशु चराते चराते आ गए थे, आ गए होंगे, हमें क्या पता। तो दोस्तों इस जगह पे ये रहते हैं, जिसे हम सप्तसेंधव प्रदेश, ये हमारा सप्तसेंधव प्रदेश है, सप्तसेंधव प्रदेश। दोस्तों इस सप्तसेंधव प्रदेश में ही आर्यों ने अपना निवास लिया, ये इनका देश हो गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि चलो आज हमारे पास देश है, इनके पास भी हमने समझ लिया कि एक देश है। अब ये रहते कैसे हैं, इनके देश का नाम क्या है? तो इनका जो देश है, अर्थात ये लोग जहाँ रहते हैं, तो दोस्तों ये छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए हैं। मैंने दसराग युद्ध पढ़ाते टाइम इन कबीलों के नाम आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। इनमें 5 आर्य कबीले हैं, 5 अनार्य कबीले हैं, और एक महत्वपूर्ण कबीला है भरतजन कबीला, जिसका राजा सुदास है और त्रिशु है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कबीलों के रूप में रहते हैं। इन कबीलों में अनु, यदु, पुरु, द्रुहु, तुर्वुश, ये आर्यों के 5 कबीले हैं, जिनमें अनु है, यदु है, द्रुहु है, पुरु है और तुर्वुश है। और एक सबसे महत्वपूर्ण कबीला है भरतजन कबीला, जिसका राजा सुदास है। दोस्तों ये इस प्रकार कबीलों के रूप में बटे हुए हैं, और ये आपस में यहाँ पर अपनी सामाजिक व्यवस्था के साथ, धार्मिक व्यवस्था के साथ रह रहे हैं। ये पशुचारण करते हैं, ये पशु पालन व्यवस्था में रुचि रखते हैं, और इनके समय जो कृषि व्यवस्था है वो केवल पशुओं के चारे के लिए उपयोग की गई होगी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो दोस्तों हमारा देश हो गया, ये लोग कैसे रहते हैं हमारा ये हो गया। इन्हें हमने कबीले कहा, कबीला या जन। दोस्तों ऋग्वेद में जो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, दोस्तों इसमें लिखा है कि जन जो है, इसका उल्लेख लगभग 275 बार है। जन या कबीला, जन या कबीले शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जन सबसे बड़ी इकाई होती थी, जिसे हम कबीले कहा करते थे, और ये पंचजन्य कबीलों में रहते हैं। 1 2 3 4 5 पंचजन्य कबीले, और भरतजन कबीला इनसे अलग है, ये सबसे महत्वपूर्ण कबीला है। तो दोस्तों ये पंचजन्य कबीलों में रहते हैं। और इसका उल्लेख हमें 275 बार देखने को मिला है। अब दोस्तों बात समझना थोड़ी सी, कहानी में आगे क्या है। देश हो गया हमारे पास, ये लोग कैसे रहते हैं, ये इनकी व्यवस्था हो गई। दोस्तों इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, क्या है। अब इसका कोई हमें प्रमाण मिलता नहीं है, लेकिन इतिहासकार अपनी अपनी अवधारणाएं पेश करते हैं। जैसे हम पढ़ें किसको, आर एस शर्मा को, तो आर एस शर्मा जी लिखते हैं
कि आर्यों के पास लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती होगी। ये उन्होंने बताया है कि कई विद्वानों का ऐसा मानना है। एनसीईआरटी को पढ़ें तो एनसीईआरटी भी ये कहता है कि कुछ लोग मिलकर अपने राजा को चुना करते थे और अपने सरदारों को चुन लिया करते थे। जैसे द्रुह कबीला है तो द्रुह में जो लोग हैं ये मिलकर अपने सरदार को चुन लेते हैं, ये कबीले का सरदार कहा जाता था। अनु है ये भी अपने सरदार को चुन लेते थे। इस प्रकार से ये सरदारों को चुन लिया करते थे और ये अपना अपना शासन प्रशासन चलाया करते थे। इनके पास कई सारे अधिकारी के नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे कि पुरोहित, चारागाह का प्रधान, ब्राजपति और स्वयं राजा एक अच्छा खासा अधिकारी हुआ करता था। इनके पास सेनापति, इनके पास जो अधिकारी हैं उन सारों के हमें नाम मिलते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये ऐसे रहते हैं। जन शब्द का उल्लेख 275 बार है। पंचजन कबीले के रूप में ये रहते हैं। अब दोस्तों क्या चुनाव होता होगा, ये समझने वाली बात है। क्या कोई निर्वाचन, इलेक्शन वगैरह होता होगा? क्या यहाँ पर लोकतंत्र है? क्या यहाँ पर राजतंत्र है? ये सवाल है। तो पूर्व ऋग्वेदिक काल है, पूर्व वैदिक काल है दोस्तों, इस समय यहाँ पर लोकतंत्र होने की बात कही जाती है। यहाँ पर यह माना जाता है कि 3 प्रकार की सभाएं, सभा, समिति, ये 3 प्रकार की व्यवस्था है। विधाता या विधाता। अब दोस्तों ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सभा, समिति और विधाता। दोस्तों ये जो सभा है ये संभ्रांत लोगों की सभा हुआ करती है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे आज हम मोदी जी को देखें, हम अंबानी जी को देखें, हम अडानी जी को देखें, ये बड़े बड़े लोग मिलकर क्या करते हैं, एक सभा बनाते हैं, एक मीटिंग करते हैं। हम देखें कि हमारे परिवार में किसी की शादी वगैरह होना है तो एक सभा बन जाती है सबसे पहले, और उस सभा को कई सारे काम सौंप दिए जाते हैं। तो उसमें देखते हैं हम सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं और हमें सभा से भगा दिया जाता है कि इधर आना मत, ये बड़े बड़े लोगों के काम की बात है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही संभ्रांत व्यक्तियों की सभा होती है। बड़े बड़े लोग हैं जिनकी सभाएं होती हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए सभा है। और ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं सभा में महिलाएं, पुरुष, पुरोहित ये सब भाग लेते हैं और ये अपने राजा का या कबीले के सरदार का चुनाव करते हैं, इलेक्शन कर लेते हैं। और राजा उस व्यक्ति को बनाया जाता है, उस व्यक्ति को राजा चुना जाता है जो इनके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करें, अपनी प्रजा के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करे, अपनी प्रजा के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करे, बड़े बड़े यज्ञ हवन करे, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ये इंद्र देवता से, मित्र देवता से मवेशियों की मांग करे, ये अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुत्रों की मांग करे, ये गायों की मांग करे। इस प्रकार के व्यक्ति को राजा चुना जाता था। और दोस्तों उसी व्यक्ति को राजा चुना जाता था जो बलशाली हो। ये नहीं है कि वंशानुगत पद हो गया, यहाँ पर राजा उसे चुना जा रहा है जो वाकई बलशाली हो, राजा बनने योग्य हो। हालांकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बाद में जो राजा का पद है वंशानुगत हो गया और राजा का बेटा राजा बनने लगा। लेकिन पहले ऐसा बताया गया कि सभा में बड़े बड़े लोग बैठा करते थे, महिलाएं भी सभा में भाग लेती थी, सबको बराबर के अधिकार थे और ये अपना राजा चुन लेते थे। हवा, पानी, मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, भारी आक्रमण, किसी भी प्रकार की जो आपदाएं हैं, किसी भी प्रकार की मुसीबतें हैं, उनसे रक्षा करता था राजा। और राजा को दोस्तों सभा द्वारा चुना जाता था और राजा को राजन कहा जाता था।
महाभारत में, रामायण में कई बार सुना होगा कि हे राजन, हे राजन, इस प्रकार से बोला गया है। तो दोस्तों ये जो सभा है ये राजा का चुनाव करती है और ये अपने राजा को राजन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो समिति है, ये समिति आम लोगों की सभा है। आम लोगों की सभा, जैसे कि हम देखें कि हमारे पास एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उसके बाद हमारा स्थानीय स्वशासन है। यहाँ पर एक केंद्र सरकार राजा है और ये जो समिति है ये आम लोगों की सभा है। ऐसा कहें कि ये मान लीजिए ये राज्य विधानसभा है। समिति आम लोगों की सभा है जिसमें परिवार के लोग और कुछ ग्राम के जो मुखिया हुआ करते हैं, ग्राम के जो वासी हुआ करते हैं, वो लोग इस समिति में भाग लेते हैं और अपने अपने कार्यों को, त्योहारों को, अनुष्ठानों को मनाया करते हैं। दोस्तों विधत, विधत सबसे प्राचीन सभा का ही रूप है। ये सबसे प्राचीन संस्था है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सभा, समिति, विधत और इनमें से कोई नहीं, सबसे प्राचीन कौन है? तो दोस्तों विधत, ये सभा का ही एक रूप है और ये सबसे प्राचीन संस्था है। तो दोस्तों सभा का मतलब समझा हमने, समिति का मतलब आसानी से आपको समझ आया होगा और विधत का अर्थ हमें समझ आया। तो दोस्तों इस प्रकार से राजा का चुनाव होता था और अगर चुनाव होता है तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अर्थात रिपब्लिक कहते हैं। दोस्तों एक सीरियल सा है इनकी व्यवस्था में कि सबसे नीचे परिवार, दोस्तों परिवार के बाद हुआ करता है इनका ग्राम, ग्राम के बाद इनका हुआ करता है विष। सांप काट देता है वो वाला विष नहीं, विष का अर्थ है यहाँ पर एक मोहल्ला या हम कहें कि एक क्षेत्र जो कबीले से या जन से छोटा हुआ करता था। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा कबीला और कबीले से ऊपर इनका राष्ट्र हुआ करता था। हालांकि इस शब्द की पुष्टि कई इतिहासकार नहीं करते, लेकिन कबीले तक सारी चीज़ें वैलिड है। दोस्तों विष शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हमें देखने को मिलता है और कबीले का उल्लेख अर्थात जन का उल्लेख 275 बार हमें ऋग्वेद में देखने को मिला है। तो दोस्तों परिवार सबसे नीचे यहाँ पर, अर्थात सबसे पहली जो श्रेणी है अर्थात स्थानीय स्वशासन है, यहाँ पर परिवार है और परिवार का मुखिया कुलप कहा जाता है। ये परिवार का मुखिया है जिसे कुलप कहा जाता है। ये अधिकाधिक भाई या फिर हमारे पिताजी हुआ करते थे। अब दोस्तों भाई या पिताजी क्यों? क्योंकि हमने इनकी सामाजिक व्यवस्था को पढ़ा है कि इनकी सामाजिक व्यवस्था में समाज जो है पितृसत्तात्मक हो गया था, यानी कि पितृ प्रधान हो गया था, अर्थात पिता की सत्ता। यहाँ पर पिता का वर्चस्व परिवार पर, माता का नहीं है। हमने हड़प्पा काल में पढ़ा था कि माता का वर्चस्व परिवार पर हुआ करता था, माता जो कह देगी वही होगा, जैसे कि आज है। तो दोस्तों सबसे नीचे कौन है? परिवार है। परिवार का मुखिया हमारा कुलप है। दोस्तों दूसरे नंबर पर ग्राम है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहा जाता है। ग्रामीणी ये ग्राम का मुखिया है। दोस्तों उसके बाद हमारा विष, विष शब्द का उल्लेख 170 बार है और विष से ऊपर हमारा कबीला है और कबीले के सरदार को अर्थात राजा को राजन कहा जाता था। राजा नहीं कहा जाता था, राजन कहा जाता था, नहीं तो कभी पेपर में आ गया तो टेंशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इनकी राजनीतिक व्यवस्था की कहानी कि इनके पास देश कैसा है, इनका चुनाव कैसे वो होता होगा सरदार का या राजा का, और इनकी ये जो व्यवस्था कैसी है। जैसे कि हमारी व्यवस्था है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, इनका परिवार, ग्राम, विष और कबीला और उसके बाद राष्ट्र। अब दोस्तों इनके हम अधिकारी पढ़ें, क्योंकि भारत सरकार के पास अधिकारी भी तो हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी, उनकी अच्छी खासी एक मंत्री परिषद है, सारी चीज़ें हमारे पास।
तो दोस्तों इस समय भी कोई ना कोई व्यवस्था होती होगी अधिकारियों की। तो दोस्तों इनके अधिकारियों को पढ़ते हैं अब हम। अब दोस्तों जो अधिकारी हैं, इसमें 12 प्रकार के अधिकारियों का वर्णन है। 12 प्रकार के अधिकारी हुआ करते होंगे, जिनमें से हम मुख्य मुख्य अधिकारियों को पढ़ेंगे और बाकी अधिकारी हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएगी, जो आज हो रहा है एकदम अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों 1500 से 1000 BC का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में भारत में कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है आर्य संस्कृति का, लेकिन बाद के समय में आर्य संस्कृति ने भारत को हिलाकर रख दिया, भारत का दुर्दशा कर दिया, भारत की दुर्दशा कर दी। इस प्रकार से भारत को आर्य संस्कृति प्रभावित करेगी। दोस्तों गुलामी की दास्तान यहीं से लिखा गई है। इनकी सत्ता से अनार्य अर्थात मूल्यवासी बाहर है, समाज 4 वर्गों में बट चुका है, जिनमें शूद्र सबसे नीचे हैं। वो गुलामी की दास्तान तो यहीं से लिखा गई है भारत की। अब भारत यहीं से गुलामी करता सीधा 1950 में आज़ाद होगा। तो दोस्तों राजा के अधिकारी कौन कौन हुआ करते थे? प्रथम अधिकारी, तो दोस्तों प्रथम अधिकारी तो खुद राजा हुआ करता था, जिसे हम राजन कहते थे। ये राजा का पहला अधिकारी है। और दोस्तों इसका चुनाव कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया है। दोस्तों दूसरा अधिकारी होता था पुरोहित। ये पुरोहित शब्द भारत में पहली बार कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें मैंने धर्म व्यवस्था में पढ़ाई है। पुरोहित क्या करते हैं, पुरोहित राजा की कैसे सहायता करते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो पुरोहित है, जो विश्वामित्र और वशिष्ठ, दोस्तों इस काल के ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित हैं। विश्वामित्र उदारवादी चरित्र के हैं और वशिष्ठ रूढ़िवादी चरित्र के हैं। इनका चरित्र एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो याद रखने वाली चीज़ है। तो दोस्तों ये जो विश्वामित्र है और ये जो वशिष्ठ है, ये इनके पुरोहित हुआ करते हैं। अर्थात पुरोहित का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला, राजा का सलाहकार और राजा के लिए अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति पुरोहित कहा जाता था। दोस्तों जो वशिष्ठ और विश्वामित्र हुआ करते थे, वशिष्ठ भरतजन कबीले का समर्थक था और बाकी 5 आर्य कबीलों का समर्थक विश्वामित्र था। इन दोनों के बीच दशराग युद्ध हुआ, जिसमें भरतजन कबीला जीता और विश्वामित्र को शास्त्रार्थ में या वाद विवाद में वशिष्ठ ने मात दी थी। तो दोस्तों ये दूसरा अधिकारी हुआ करता था। और अब तो पुरोहित लगेगा ही। आज तक हम कोई भी अनुष्ठान करें पुरोहित चाहिए, इससे पहले नहीं था ऐसा, लेकिन आज पुरोहित लगता ही है। ये वैदिक काल में शुरू हुआ है, पहले थोड़ी था। दोस्तों तीसरा अधिकारी राजा का, ये होता था सेनापति या सैन्य प्रधान। दोस्तों राजा के तीसरे अधिकारी में हमारे सेनापति साहब आते हैं। हम देखें कि भारत सरकार के पास 3 सेना प्रभुओं के जल, थल और वायु तीनों तरफ से भारत संप्रभु है, इसलिए हमारे देश को स्वयं का प्रभु, स्वयं या संप्रभु देश कहा जाता है। दोस्तों ये सैन्य प्रधान होता है, ये युद्ध के समय अपनी सेना का नेतृत्व करता है। हालांकि युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिला है, लेकिन स्थायी सेना यहाँ पर राजा ने रखी या ना रखी, इसका तो हमें कुछ नहीं पता। सारी चीज़ें इतिहास में ऐसे ही पढ़ने वाले हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 100% नहीं है। आप इस बुक यहाँ पढ़ोगे कुछ, आप दूसरे बुक में पढ़ोगे आपको अलग चीज़ें मिलेंगी। दोस्तों इनका राजा का तीसरा अधिकारी होगा सेनापति। राजा का चौथा अधिकारी है दोस्तों ब्राजपति।
जिसे हम चारागाह का प्रधान, ये चारागाह का प्रधान है। अब चारागाह का प्रधान क्यों इम्पॉर्टेंट है कि विजय भाई तुमने कहा था इम्पॉर्टेंट पढ़ना है, और तुम हो बृहस्पति को जो चारागाह का प्रधान है इसको भी पढ़ा रहे हो। तो भाई ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो बृहस्पति है, ये जो चारागाह का प्रधान है, ये प्रधान बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्य पशुचारण करते हैं और पशुओं को चराने के लिए किसकी आवश्यकता है? चारे की। और इस चारे का प्रधान एक ना एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कृषि यहाँ पर महत्वहीन है। यहाँ पर महत्व किसको दिया गया है? यहाँ पर महत्व दिया गया है पशुपालन व्यवस्था को, क्योंकि पशुपालन महत्व है, इसलिए एक चारागाह का प्रधान या अध्यक्ष तो होगा ही होगा। दोस्तों, राजा का अगला अधिकारी है कुलभ। अब ये कुलभ क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, कुलभ राजा का अधिकारी इसलिए है क्योंकि ये परिवार का मुखिया हुआ करता है, कुलभ। दोस्तों, ये कुलभ परिवार का मुखिया हुआ करता है, और क्योंकि परिवार वाला चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अगर हम इस काल में परिवार की बात करें तो परिवार का एक अलग ही संरचना हमें देखने को मिलता है, एक अलग ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और वो स्ट्रक्चर पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसमें पारिवारिक व्यवस्था वैदिक काल की पढ़ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी कहानी में बताता हूँ आपको परिवार व्यवस्था की। दोस्तों, परिवार के व्यक्तियों को कबीलों के नाम से जाना जाता था। अनु कबीले के व्यक्तियों को अनु कहा गया, तुर्वस कबीले के व्यक्ति को तुर्वस कहा गया, पुरु कबीले के व्यक्ति को पुरु कहा गया। दोस्तों, इस प्रकार से कबीलों के नाम से जाना जाता था, और क्योंकि समाज यहाँ पर पितृसत्तात्मक है, इसलिए परिवार का मुखिया या कुलभ एक जेंट्स होगा, एक आदमी होगा। क्योंकि महिलाओं में थोड़ी सी असमानता देखने को मिली है, हालांकि असमानता नहीं कह सकते हम, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवार या तो पितृसत्तात्मक हो या मातृसत्तात्मक हो, दोनों का हो सकता है, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये कुलभ है। दोस्तों, राजा का अगला अधिकारी है ग्रामीणी। ये कुलभ परिवार का मुखिया है, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया है। दोस्तों, ये हैं राजा के अधिकारी। इसके अलावा भी राजा के अधिकारी हैं, क्योंकि राजा के पास गुप्तचर विभाग भी है। कुछ लोग जो है जनता के बीच में रहकर जनता का हालचाल देखते थे कि जनता किस प्रकार से रह रही है, वे कानूनों का नियमों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, एक अलग वीडियो में मैं सारे जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जैसे कि गविष्टि है, जैसे कि हमारा बृहस्पति है, जैसे कि हमारे कई सारे ऐसे शब्द हैं। दोस्तों, उन शब्दों की एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सारे शब्दों को हम वैदिक काल के जो प्रमुख शब्द हैं उनको पढ़ सकें। नहीं तो पेपर में मैंने एग्जाम्स में देखा है कि किस प्रकार से शब्द पूछे जाते हैं, इस प्रकार से यहाँ नाम दे दिए जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर उनके अर्थ दे दिए जाते हैं, और कहते हैं मिलान कीजिए, जोड़ी मिलाइए। दोस्तों, ये हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि हम यूपीएससी वाले हैं, हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये राजा के अधिकारी हैं, और राजा के अधिकारियों में इतने अधिकारी हमारे इम्पोर्टेंट है। लोग कैसे रहते हैं, राजा का अधिकारी और राजा के ये व्यवस्था कैसे चलती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ये इनकी इतनी ही राजनीतिक व्यवस्था है इस काल में, अर्थात पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कई सारे अधिकारी आ जाएंगे, कई सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। तो दोस्तों, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी हमने अच्छा खासा डिटेल में पढ़ा है। अब दोस्तों, राजा का जो युद्ध है, एक शब्द में गविष्टि बताऊं तो दोस्तों, गविष्टि शब्द जिसके कारण युद्ध होता था,
गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज, अर्थात राजा की जो गाय है, राजा के जो पशु हैं, इनको कई बार कुछ लोग चुरा लिया करते थे। तो राजा ने उन्हें कभी कभी अनार्यों का नाम बताया है कि राजा कहते हैं कि अनार्य पशु चोर लेते हैं हमारे। कभी कभी राजा का कहना है कि पण्य अर्थात व्यापारी, ये दूर दूर व्यापार करते हैं, ये लोग राजा के पशु चोर लेते हैं, इस कारण युद्ध हुआ करता था। दोस्तों, ये सारी व्यवस्थाएं आर्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में, आने वाली क्लास में, आने वाले लेक्चर में हम आर्यों की कृषि और पशुपालन, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर मैंने आपको इतनी ही चीज़ें बताई हैं, इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। पंचजन्य कबीले के रूप में ये रहते हैं, सप्त सिंध प्रदेश में रहते हैं, पशुपालन करते हैं, मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन है और गौण व्यवसाय या सहायक व्यवसाय इनका कृषि है। इन्होंने नदियों को इन नामों से संबोधित किया। सिंधु को स्वर्णयानी, हिरण्यानी कहा है, और सतलज को शतुर्दी कहा है, रावी को परुषिनी कहा है, चिनाव को अस्कनी कहा है, ब्यास को विपाशा, झेलम को वितस्ता और सरस्वती को इन्होंने नदी तमा या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा है, और काबुल नदी को इन्होंने कुभा कहा है, गोमती नदी देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। दोस्तों, तो आप जाकर वीडियो में ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, क्योंकि अभी ये क्या है, केवल थ्योरी चल रही है, जैसे युद्ध होगा, जैसे शासक वर्ग आएगा, जनपद काल, महाजनपद काल, तो दोस्तों ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपको कि आप भी बोलोगे विजय भाई कहाँ से इतिहास पढ़ा है तुमने। और हमने जहाँ से पढ़ा है उनने हमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि बोर हो जाते हैं हम, तो इतनी चीज़ तो दोस्तों हम पढ़ ही रहे हैं, आगे हम और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें छूट भी जाती है तो हम आने वाले उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि विजय भाई यहाँ पर कोई चीज़ छूट गई है, आपने यहाँ पर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, तो मैं उन चीज़ों को भी कवर करूँगा। हालांकि इतनी ही चीज़ें मुझे राजनीतिक व्यवस्था में इम्पोर्टेंट